गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है और जैन रोजगार क्लासेस आपके सफल भविष्य की कामना करता है और यह कहते हुए कि खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं एस के ठाकुर जैन रोजगार क्लासेस में आपके जीएस का मेंटर्स, और आप लोग जानते हैं कि जीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निभाता है और जीएस की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि लाखों की भीड़ में, जैसा कि आप जानते हैं, आपको खुद को अलग साबित करना है, अपने सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना है और आपके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैन रोजगार क्लासेस पूरी तरह से समर्पित है। तो आज आइए हम लोग चर्चा करें जनरल स्टडीज को लेकर कि जीएस क्या है और जीएस पढ़ना क्यों जरूरी है और जीएस में हम क्या पढ़ते हैं और ये किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके काम आने वाला है। तो आइए सबसे पहले ये चर्चा करें कि सामान्य अध्ययन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल स्टडीज? सामान्य अध्ययन क्या है? पहला तो ये कंसेप्ट को हर एक स्टूडेंट्स को दिमाग से हटा देना चाहिए कि यह कोई विषय है। सामान्य अध्ययन कोई विषय नहीं है, नाम से स्पष्ट है। सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, एटलीस्ट इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, कोई भी आयोग एक अच्छे व्यक्तित्व का चयन करना चाहता है फाइनली, और वे अच्छा व्यक्तित्व मतलब जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका ज्ञान, जिसका विजन ब्रॉड हो, और इसके लिए जरूरी है ज्ञान अर्जित करना। और ज्ञान कोई रटने की चीज नहीं होती, ज्ञान आत्मसात करने की चीज होती है। पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन मार्क आप किसी भी लेवल में है, भले ही एकेडमिक लाइन में आपको कितना परसेंट नंबर आया, इन सब से कोई लेना देना नहीं रहता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। उस कंपटीशन के लिए आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितना एफर्ट लगाया है, ये मायने रखता है। तो क्या पढ़ना है ये जानना तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये जानना उससे अधिक जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि जनरल स्टडीज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जीएस? तो जीएस आपके सजगता का मूल्यांकन होता है। हाउ मच यू आर कॉन्शियस, दिस इज एग्जामिन्ड बाय जनरल स्टडीज। इसमें आप कई विषयों के बारे में, कई विधाओं के बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण ज्ञान से होता है और हर एक कंपटीशन में का एक उद्देश्य होता है कि एक सही व्यक्ति का चुनाव करें, एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करें। तो सामान्य अध्ययन, जैसा कि मैंने कहा कि एटलीस्ट इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अपने देश के सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज हमारे समाज में जो विषमताएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सामान्य विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो हाल फिलहाल की घटनाएं घट रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यही एक्सपेक्टेशन, यही अपेक्षा आयोग का आपके साथ होता है। तो मैंने बताया कि जीएस आपके सजगता का, आपके कॉन्शसनेस का मूल्यांकन होता है। और जीएस के तहत आप कई टॉपिक्स को, कई विषयों का आप अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जाने जीएस के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है इंडियन हिस्ट्री।
और जैसा कि आपको पता है कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विश्व के इतिहास से प्रश्न नहीं पूछा जाता, और इतिहास, चूंकि जब से इतिहास की जानकारी हमें है तब से लेकर 1947 अर्थात भारत की आजादी तक के इतिहास को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसलिए आपकी सुविधा के लिए इस सिलेबस को 3 पार्ट में बांट दिया गया। प्राचीन भारत, जिसको एंशिएंट इंडिया कहते हैं, मेडाइवल इंडिया अर्थात मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। जब से इतिहास की जानकारी है तब से लेकर हर्षवर्धन तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। राजपूत काल से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु तक का जो इतिहास है वो हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। और डिक्लाइन ऑफ मुगल अर्थात 1707 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये बहुत ही रोचक विषय है। हर एक व्यक्ति को अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे देश में हुई, हमारी सांस्कृतिक विशेषता क्या है, इन सब के विषय में जानकारी हमें इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत प्राप्त होती है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था। हमें इकोनॉमिक्स का अध्ययन नहीं करना, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम के बारे में जानना है, जैसे नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसका क्या प्रभाव मार्केट पर और डिफरेंट लोगों पर पड़ता है, मनी मार्केट क्या है, फिनेंशियल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब के बारे में, बजट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में, इन सब के विषय में अध्ययन हमें इंडियन इकोनॉमी के तहत करना है। इसके डिफरेंट आयाम को हमें जानना है। प्लानिंग क्या है, 5 इयर्स प्लान, नीति आयोग, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत, जो हर एक स्टूडेंट को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सामान्य अध्ययन में इंडियन इकोनॉमी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम लोग जानेंगे इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शासन का कोई स्वरूप है, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे लोकतंत्र हो, किसी भी तरह की अगर शासन पद्धति है पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक, उसमें शासन के 3 अंग ही होते हैं। एक विधायिका, लेजिस्लेशन जिसको कहा जाता है, जो कानून बनाती है। दूसरा, जो उस कानून का क्रियान्वयन अर्थात इंप्लीमेंटेशन करती है, जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा, न्यायपालिका। हालांकि राजतंत्र में ये तीनों शक्तियां राजा में ही निहित होती थी, लेकिन जब एक नया कंसेप्ट आया, एक मॉडर्न कंसेप्ट आया, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया प्रबोधन युग में, एनलाइटमेंट युग में, तब शासन की एक नवीन पद्धति का विकास हुआ, जिसे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहा गया। चेक एंड बैलेंस की नीति पर, रोक और संतुलन की नीति पर इस शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया। तो हमारे देश में यह शासन व्यवस्था कैसे चलती है, क्योंकि जब आप सरकारी सेवा में जाओगे तो आप भी कार्यपालिका के अंग बनोगे। तो जिस देश में आप रहते हो उस देश के शासन व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके देश में संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे चली? संविधान के 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, कई अमेंडमेंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं।
उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो एक ओवरऑल अपने देश के शासन व्यवस्था से संबंधित जो जानकारी है हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। इसलिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा सेक्शन ज्योग्राफी। नेक्स्ट सेक्शन ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल में हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। हालांकि जो ट्रेंड है इंडियन ज्योग्राफी से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी, चूंकि वहां से भी प्रश्न आते हैं, तो उस सेक्शन को हम लोग छोड़ नहीं सकते। फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से आजकल काफी प्रश्न आने लगा है। तो हमें ज्योग्राफी के अंतर्गत उन तमाम सेक्शंस को पढ़ना है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन भूगोल से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन को, दैट इज करंट अफेयर्स, समसामयिकी। जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, लगभग पिछले किसी भी एग्जाम में उसके पिछले 6 महीने से संबंधित करंट अफेयर्स, समसामयिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, नेशनल अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन इकोनॉमी है। ये तमाम सेक्शंस होते हैं करंट अफेयर्स के, और यहां से 20 से 25 प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहती है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को देखें, जनरल साइंस। ये काफी स्टूडेंट्स यहां घबराते हैं, खासकर वैसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है। तो आप लोग को सिर्फ एक बात जाननी, एक बात सोचनी है कि यहां एक्सपेक्टेशन किसी भी आयोग का वही होता है कि एक नॉन साइंस स्टूडेंट को भी साइंस की जितनी जानकारी चाहिए वहीं से संबंधित प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। खासकर अप्लाइड साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स से बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछा जाता। मोशन है, लाइट है, करंट है, मैग्नेट है, इन तमाम जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, ये सब सामान्य बातें हैं फिजिक्स में जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहां से भी अप्लाइड साइंस से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? क्योंकि हर एक वस्तु का ये एक नैसर्गिक गुण होता है कि वो अपने न्यूनतम आयतन को प्राप्त करना चाहता है, और न्यूनतम आयतन होता है गोल आकार में। इसी चलते वर्षा, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको फिजिक्स में। केमिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल, फिजिकल केमिस्ट्री, ये तमाम सेक्शंस हैं जहां से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। और यहां से लगभग 10 से 12 प्रश्न भी पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लेकिन जनरल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है बायो। बायो को भी 2 भाग में बांट दीजिए, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये दोनों सेक्शन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कितने ग्लैंड होते हैं, हार्मोन्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, न्यूट्रिशन में कौन कौन से तत्व ज्यादा अधिक आवश्यक है शरीर के लिए, कौन सा हानिकारक है। ये तमाम बातें, जेनेटिक्स के बारे में इतना अनुसंधान, रिसर्च चल रहा है जेनेटिक्स के ऊपर। इन सबसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बायोलॉजी में। वायरल डिजीज क्या है, बैक्टीरियल डिजीज क्या है, फंगल डिजीज क्या है, प्रोटोजोआ से को ये पूछ देगा मलेरिया जो है वो किससे उत्पन्न बीमारी होती है। ये प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ से होता है। तो आपका ये चारों ऑप्शन होगा, उसमें प्रोटोजोआ सही आंसर होगा।
तो एक सामान्य नॉलेज आपको होना चाहिए बायो का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। जीएस के अंतर्गत आपने इन तमाम सेक्शंस को देखा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इन एग्जामिनेशन में। जैसे व्हाट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई ब्रिक्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। जब इसकी खुदाई हुई तो इसके विषय में हमें पता लगा और यह पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पकी ईंट से बना हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कहां से मिला है या कौन सा है। तो यहां आंसर हो जाएगा डॉकयार्ड ऑफ लोथल, लोथल का गोदीवारा या लोथल का बंदरगाह। अगर यह प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, बिल्डिंग कौन सा है, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो का अन्नागार। या मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पकी ईंट से बना हुआ कौन सा है, तो वो हो जाएगा ग्रेट बाथ या महास्नानागार। आपने ये बात देखा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जो आपका एग्जाम होगा उसमें दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो कंसेप्ट से, अवधारणा से प्रश्न पूछे जाएंगे। अवधारणा, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसकी अवधारणा क्लियर होनी चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म से अगर प्रश्न आ जाए कि उपोषथ क्या है या उपसंपदा किसे कहते हैं, या बौद्ध दर्शन को क्या कहा जाता है, प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है, इस तरह से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। या जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा गया है, तो सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। 5 तरह के ज्ञान की चर्चा जैन धर्म के अंतर्गत की गई है। मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय और कैवल्य, जिसमें कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बक्सर का युद्ध किस ईस्वी में हुआ, तो आप लोग बताएंगे 1700। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अवधारणा से और दूसरा फैक्ट से, अर्थात तथ्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीएस तैयार करने के लिए, चूंकि इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, काफी विषयों को हम पढ़ते हैं, तो रिवीजन इज मस्ट। आपको लगातार रिवीजन करते रहना होगा जीएस पर पकड़ मजबूत करने के लिए। आपको क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसको तो सॉल्व करना ही है। उसके अलावे कई तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक्स में यहां भी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों का। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वहां से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कौन सा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रश्न पूछने की संभावना है या पूछा जा सकता है, कहां से प्रश्न बन सकते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी और जीएस में आप अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में पाएंगे। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखें, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जिसको जानकारी है वो तो सही आंसर देगा, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, इस तरह के आंसर आते हैं, जबकि इसका आंसर होगा स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो स्किन है, त्वचा है। ये बायो से प्रश्न है, बायो से प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि जीएस में डिफरेंट सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस वेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है। अब वैदिक टेक्स्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जब आर्य सभ्यता को पढ़ेंगे जीएस के अंतर्गत, तो उसके पहले आप वैदिक साहित्य को जानेंगे, क्योंकि आर्य सभ्यता के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद जो विद धातु से बना है, विद का मतलब होता है ज्ञान, और यह श्रुति साहित्य हुआ करता था।
जिसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। तो 4 वेद थे या हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें अथर्ववेद को अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। इसका पाठ करने वाला पुरोहित भी ब्रह्मा कहलाता था। जैसे ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित, सामवेद का पाठ करने वाला पुरोहित, यजुर्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित, सब अलग अलग कैटेगरी के होते थे, जिसकी चर्चा होगी जब हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। वेद के चारों भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वेद की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, उसके बाद आरण्यक की रचना हुई और सबसे अंत में उपनिषद की रचना हुई। इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इन सब के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के दक्षिणतम सीमा से सबसे निकट देश कौन सा है। यहां भी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है उसे इंदिरा पॉइंट कहा गया है और इंदिरा पॉइंट से नजदीक, सबसे नजदीक है इंडोनेशिया। अगर कभी पूछे कि भारत के दक्षिण सीमा से सटा हुआ सब कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। देखिए, ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, जो कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ मानी जाती है। ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। भारत में आधुनिक संविधान के निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश काल में ही शुरू हुई, जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और यहीं से आधुनिक संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ मानी जाती है। ये इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। मौलिक अधिकार से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, हाई कोर्ट से। जैसे कभी ये प्रश्न पूछ दे कि इस कौन सा भारत का यूनियन टेरिटरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजमेंट के बाद भारत को प्राप्त हुआ। आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 में इससे रिलेटेड अनुच्छेद दिए गए हैं और दादर और नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के बाद भारत को प्राप्त हुआ था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी किसी भी एग्जामिनेशंस में। तो इंडियन पॉलिटी में संविधान में 22 भाग हैं और उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लिवर डे 2024? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लिवर डे 2024? पहला है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। यही आंसर सही होगा। यह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपको यहां पूछा गया है। करंट अफेयर्स के प्रति आपको सजग रहना होगा। करंट अफेयर्स 5 दिन या 10 दिन में तैयार होने की चीज नहीं होती है। वो आपको अपने डेली रूटीन में करंट अफेयर्स को शामिल करना होगा। केवल एक मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण हो या इस तरह की कोई भी स्तरीय पत्रिका हो, उसको आप बेस बना सकते हैं। न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं और बाकी जो डिस्कशन हमारे क्लास में जैन रोजगार क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स की, जिसके बारे में डिटेल चर्चा जब इसका क्लास शुरू होगा करंट अफेयर्स का उस समय की जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें।
अब क्वेश्चन आंसर का सेशन यही खत्म करते हुए मैंने आपको बताया था कि जनरल स्टडीज आपके सजगता का मूल्यांकन होता है, और पूरे जीएस में हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इसका सेक्शन बहुत बड़ा है, एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इन तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या इंडियन हिस्ट्री से होती है। इसलिए भारतीय इतिहास की तैयारी आपको बहुत ही बेहतर ढंग से करनी होगी। इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। आप ऐसे कई घटनाओं से परिचित होते हैं। कोई घटना सफल होती है तो उसके पीछे क्या कारण है, असफल होती है तो उसके पीछे क्या कारण है, कोई व्यक्ति सफल है तो उसके पीछे क्या कारण है, असफल है तो उसके पीछे क्या कारण है, जितनी भी सामाजिक विसंगतियां आज हमारे समाज में है वो क्यों है, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद, नस्लवाद जैसा बुरा कंसेप्ट और सामाजिक कंसेप्ट, विकृत कंसेप्ट हमारे समाज में क्यों है, लिंग के आधार पर भेदभाव क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। इन तमाम चीजों से आप अवगत होंगे जब आप भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री को आपके सिलेबस के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। पहला एंशिएंट अर्थात प्राचीन भारत, दूसरा मेडाइवल अर्थात मध्यकालीन भारत, और तीसरा मॉडर्न अर्थात आधुनिक भारत। सिलेबस के अनुसार इसको 3 भाग में बांट दिए। ब्रिटिश लोग भी 3 भाग में बांटे थे। जो प्राचीन भारत है उसको हिंदू भारत कहा गया, जो मध्यकालीन भारत है उसको मुस्लिम भारत का इतिहास कहा गया, और तीसरा आधुनिक भारत, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था वो जो आए हैं भारत में, भारतीय लोग जो असभ्य हैं उनको सभ्य बनाने आए। हालांकि हमारे देश में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है स्टूडेंट्स। हमारे देश ने हमेशा इंटेलेक्चुअलिटी पर फोकस किया है, अध्यात्म पर फोकस किया है, और संपूर्ण विश्व को ज्ञान का दर्शन हमारे देश ने कराया। भले यह दुर्भाग्य है कि इतिहास लेखन की परंपरा हमारे देश में नहीं रही। और ब्रिटिश की जो ये मनोवृत्ति है, जो पूंजीवाद का देन है आधुनिक भारत में, वो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, जब से हमें इतिहास की जानकारी है तब से लेकर हर्षवर्धन तक का जो समय है उसको हम लोग, अर्थात 7वीं सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, राजपूत काल से लेकर 8th सेंचुरी से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक, मतलब राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी को हम लोगों को पढ़ना है मेडाइवल इंडिया के अंतर्गत। और तीसरा है मॉडर्न इंडिया। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके बाद माना जाता है डिक्लाइन ऑफ मुगल का फेज, फिर से भारत विशृंखलता के दौर से गुजरा। भारत कोई एक देश का नाम नहीं था, भारत से भौगोलिक शब्द की अभिव्यक्ति थी। भारत कई भागों में बटा हुआ था। तो हम लोग जानेंगे मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत ये घटनाएं क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, और फिर अंग्रेजों ने भारत में कैसे अपने शासन व्यवस्था को स्थापित किया, किस तरह ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से, धनों के निष्कासन के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करता चला गया। एक सोने की चिड़िया कहे जाने वाला यह देश किस तरह से आर्थिक विपन्नता की ओर बढ़ता चला गया, ऋणग्रस्त होता चला गया, कुपोषण का शिकार होता चला गया। इन तमाम बातों को हम लोग जानेंगे मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत।
और सबसे अधिक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति इतिहास के अंतर्गत, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न इंडिया से ही होता है, मॉडर्न इंडिया से ही होता है। मैंने कहा कि बेसिक्स, कोई भी विषय आप पढ़ते हैं तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आधार मजबूत होगा तो ज्ञान का बिल्डिंग, उस पर आप कितना भी ऊंचा बनाओगे तो वो स्थिर रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। ये सच्चाई होती है। मैंने बार बार कहा कि ज्ञान रटने से नहीं होता, ज्ञान आत्मसात करने से होता है। लाखों की भीड़ है कंपटीशन में, और उस भीड़ में आपको अपने आप को अलग साबित करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर से कोई भी विषय आप पढ़े जीएस में, उसके बेसिक से लेकर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। यू विल हैव टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया। आपका टारगेट वो है, आपको वहां तक पहुंचना है। कोई भी क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर ना लगाएं, क्योंकि आपके क्षमता पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं। यू कैन अचीव एनी गोल ऑफ योर लाइफ, बस अपनी क्षमता को जानना है, अपने आप पर विश्वास करना है। नहीं जानना कोई बुरी चीज नहीं होती, उसको आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले तो यह प्रश्न आता है कि इतिहास है क्या? इतिहास कहते किसको है? यह पास्ट का रिकॉर्ड है, लेकिन हर एक पास्ट को हम इतिहास के अंतर्गत नहीं पढ़ते। अर्थात इतिहास ऐसी बीती घटनाओं का वर्णन है जिसका मानव जीवन में महत्व है। हर एक बीती घटनाएं इतिहास नहीं होती, और यह बात तो स्पष्ट हो गई कि इतिहास बीती घटनाओं का वर्णन है। तो इसको जानने के लिए हमारे पास क्या आधार होगा, क्या बेस होगा? इसको जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास प्रमाण होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, या हिंदी में आप कह सकते हैं स्रोत होना चाहिए, जिसके आधार पर हम इतिहास की विवेचना कर पाए। और इतिहास चूंकि बीती घटनाओं का वर्णन है, तो जरूरी है कि किसी आधार पर, किसी बेस पर ही हम इतिहास का एनालिसिस कर पाएंगे। और इतिहास पढ़ने के दौरान जिस कैलेंडर को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर या क्रिश्चियन कैलेंडर। जैसे अभी 2024 एडी है। एडी मीन्स अन्ना डोमिनी। एक कंसेप्ट आता है बीसी का, बिफोर क्राइस्ट। ये ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु से संबंधित नहीं है। ये क्रिश्चियन कैलेंडर जब 1 से शुरू हुआ होगा, अभी 2024 एडी है, ईस्वी सन है। अब बीसी की बात आएगी तो 1 ईस्वी से जितना साल पहले का काल होगा वो उतना बीसी कहलाएगा। अगर हम कहते हैं 60 बीसी, इसका मतलब है 1 ईस्वी से 60 साल पहले का पीरियड। अगर हम कहते हैं 10 लाख बीसी, इसका मतलब 1 ईस्वी से 10 लाख साल पहले का टाइम पीरियड। इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। नाम इसलिए पड़ा कि रेनेसा के समय, पुनर्जागरण के समय, ईसाइयों के पवित्र देश या पवित्र स्थल, जो विश्व का सबसे छोटा देश भी है, कम जनसंख्या वाला देश भी है, वेटिकन सिटी, वहाँ के पादरी हुआ करते थे। और क्रिश्चियन कैलेंडर में लीप ईयर वगैरह जोड़कर उस कैलेंडर को दुरुस्त बनाया, इसलिए इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी रखते हैं। और संपूर्ण विश्व में इस कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है। आपके भारतीय संविधान में भी 2 कैलेंडर को मान्यता दी गई है, एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरा शक संवत 78 एडी। हम लोग कई कैलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ने के दौरान। विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत, गुप्त संवत, बल्लवी संवत, इलाही संवत, हिजरी संवत, ये सारे कैलेंडर्स हैं। इन सब के विषय में आपको जानकारी होगी।
ये नॉर्मली पढ़ाई लिखाई में हम लोग क्रिश्चियन कैलेंडर को यूज करेंगे, अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज करेंगे, और ये कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु से संबंधित नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म 4 BC में हुआ था। ईस्वी सन की गिनती जब से शुरू हुई उससे 4 साल पहले, और उनकी मृत्यु 36 AD में हुई थी, मतलब ईस्वी सन की जब से गिनती शुरू हुई उससे 36 साल के बाद। तो ये कंसेप्ट जो कई स्टूडेंट्स के बीच में रहता है कि ये कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु से संबंधित है, वो गलत कंसेप्ट है, उसको आप लोग आज से मिटा लें। तो ये बात तो हम लोग समझ गए। अब सोर्स जो है इतिहास को जानने का, वो 2 तरह के स्रोत होते हैं इतिहास को जानने का। एक को हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या सोर्स कहते हैं, और दूसरे को हम लोग रिटन सोर्स कहते हैं। 2 ही तरह के सोर्स हैं। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उस टाइम पीरियड के इतिहास को जानने का जब हम लोगों को लिखना पढ़ना हमारे पूर्वजों को नहीं आता था। जैसे हम लोग आदि मानव का इतिहास, या जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके स्क्रिप्ट को पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक। तो जो भी पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हमें मिला है, उसी से उस सभ्यता की जानकारी हम लोग ले पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इतिहास को जानने का। हर एक देश का एक पुरातत्व विभाग होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो बहुत ही कठिनाई के साथ सर्वे करता है, रिसर्च करता है, और इतिहास के उन पन्नों को दिखलाता है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। जैसे 1920 से पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी नहीं थी। ये रिसर्च लगातार चलता है, इसलिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जाता है हिस्ट्री को जानने का। तो हम लोग को अब ये जानना है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमें क्या क्या देखना है और कहां से प्रश्न आते हैं। आइए हम लोग जाने। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक प्रमाण। नाम से स्पष्ट है, पुरा मतलब प्राचीन, तत्व मतलब सामग्री। जो प्राचीन सामग्रियां हमें खुदाई वगैरह से प्राप्त होती हैं, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हिस्ट्री को जानने का। और 2 पद्धतियां हैं जिससे हम किसी भी पुरातत्व का टाइम पीरियड निर्धारित करते हैं। ये 2 पद्धतियां जो हैं वो है यूरेनियम 238 डेटिंग, और दूसरा है कार्बन 14 डेटिंग। हालांकि शुरुआत में यूरेनियम 238 डेटिंग से ही हम लोग किसी भी पुरातत्व का काल निर्धारण करते थे, लेकिन बाद में जब और एक्यूरेसी तब आया जब 1947 में विलियम लेवी जो अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कार्बन 14 की खोज की। एक्चुअली ये दोनों जो है ना वो आइसोटॉप है, मतलब समस्थानिक है। समस्थानिक कहते किसको है? जिसकी परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर सेम हो, और एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन परमाणु भार जो है 12 भी है और 14 भी है। और ये कार्बन 14 जो है हर एक जीव शरीर में एक निश्चित मात्रा में होती है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके डेड बॉडी से कार्बन 14 बाहर निकलता है। कितना कार्बन 14 बच गया, इसकी गणना करके हम किसी भी जीवाश्म का, फॉसिल्स का टाइम पीरियड निर्धारण कर लेते हैं। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए ये कि हम लोग किस पद्धति से
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का टाइम पीरियड निर्धारित करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि कार्बन 14 डेटिंग और यूरेनियम 238 डेटिंग, जो दोनों आइसोटॉप है, समस्थानिक है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी पुरातत्व कितना प्राचीन है। आइए हम लोग सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में जाने। ये देखिए अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ, अशोक ने अपने जीवन काल में जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए कई अभिलेख लिखवाए। ये अभिलेख पत्थर के टुकड़ों पर भी होता था, अशोक स्तंभ पर भी होता था, गुफा के दीवालों पर भी होता था, जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। ये देखिए, ये पत्थर पर लिखा हुआ ये इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हिस्ट्री को जानने का। हालांकि हमारे देश में अगर हम भारत की बात करें तो पहला शासक जिसका अभिलेख हमको मिला है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। महास्थान और सहगोड़ा में उसके 2 अभिलेख हमें मिले हैं। अशोक के असंख्य अभिलेख हमें मिले हैं। हालांकि इससे पहले के अभिलेखों से भी भारत के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे बोगाजकोई अभिलेख, कस्सी अभिलेख, मिस्र का एल अमरना अभिलेख, मेसोपोटामिया अर्थात इराक का सरगौन अभिलेख। ये सब अभिलेख से भी हमें भारत के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन ये अभिलेख भारत के अंदर नहीं मिला है, भारत के सीमा से बाहर मिला है। इंस्क्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हिस्ट्री को जानने का, और इसके स्टडी को, इंस्क्रिप्शन के स्टडी को एपिग्राफी कहा गया है। द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। कागज पर भी ये इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। पहले जो किताबें लिखी जाती थी, क्योंकि भारत के प्रेस में सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रेस की स्थापना की थी 1556 में, और पहली किताब जो प्रेस में छपी थी वो थी बाइबल। लेकिन पुराने जमाने में जितनी भी किताबें लिखी गई, चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम हो, या विक्रमोर्वशीयम हो, ये सारी किताबें हाथ से लिखी जाती थी। ये इंस्क्रिप्शन हमें दीवालों पर मिलता है, पत्थर के टुकड़ों पर मिलता है, अशोक स्तंभ पे मिलता है, ताम्र पत्र पर मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है इंस्क्रिप्शन, एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो जाता है भारत के इतिहास को जानने का। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत। अब देखिए, ये कई चीजें, जैसे ये कला का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना आप यहां देखिए। दूसरा ये पॉटरी देखिए जो खुदाई से प्राप्त हुआ है। यह भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हिस्ट्री को जानने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। मान लीजिए हमें खुदाई में कोई तांबे का कटोरा मिला और उसका टाइम पीरियड अगर 3500 या 3000 बीसी है, तो हम कह सकते हैं ना कि 3000 बीसी में लोगों को तांबे का ज्ञान था, धातु गलाना जानता था, तांबे का कटोरा बनाना जानता था। इतना एनालिसिस तो इस आधार पर किया जा सकता है। तो ये जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट मिलता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। नेक्स्ट, ये देखिए, ये कॉइन्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। जो कॉइन से संबंधित सबसे प्राचीनतम पुस्तक है उसे रूप सूत्र कहते हैं। आप लोग जानेंगे मौर्य काल में एक पदाधिकारी होता था रूप दर्शक। प्रश्न भी पूछ देता है कि रूप दर्शक किससे संबंधित अधिकारी था। यहां स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। रूप दर्शक सिक्का परखने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहते थे, और सिक्का एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हिस्ट्री को जानने का। सिक्के से हमें कई जानकारियां मिलती, कई इंफॉर्मेशन मिलते हैं।
भारत में पहला राजवंश जिसने सोने का सिक्का चलाया वो इंडो ग्रीक राजवंश था, जिनके सिक्के को द्रख्म कहा जाता था। और इन सिक्कों से ही पता चला कि भारत में 30 इंडो ग्रीक शासकों ने भारत पर शासन किया। और सिक्कों से संबंधित अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्कों से संबंधित अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। यह देखिए मूर्ति कला, मूर्ति कला भी एक इंपॉर्टेंट, मैंने कहा आर्ट एंड क्राफ्ट एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जैसे आप लोग जानेंगे मथुरा कला के बारे में, गांधार कला के बारे में, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां, खासकर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां अधिक बनाई जाती थी, जिसकी चर्चा होगी जब हम लोग आगे वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिससे हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा भी फॉसिल्स, जीवाश्म, ये एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। हमारे पूर्वज बंदर थे और बंदर से इंसान बनने में करोड़ों करोड़ वर्ष लग गया। यह जानकारी हमें कहां से मिली? इसी विज्ञान से मिली। इस विज्ञान को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। डायनासोर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमें जानकारी है कि डायनासोर कैसा दिखता था। कुछ डायनासोर मांसाहारी होता था, कुछ डायनासोर सिर्फ शाकाहारी होता था, फिर डायनासोर का अंत हो गया। ये सारी जानकारियां कहां से मिली? जीवाश्म विज्ञान से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग रहते थे, मेडिटेरियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड, अल्पाइन। सबसे अधिक भूमध्य सागरीय अर्थात मेडिटेरियन रेस के लोग। कैसे पता लगा? जीवाश्म विज्ञान से पता लगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉसिल्स, खासकर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हिस्ट्री को जानने का, जिसके स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह स्टोन, डिफरेंट स्टोन भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हिस्ट्री को जानने का। और स्टोन से संबंधित विज्ञान को, स्टोन के स्टडी से संबंधित विज्ञान को स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। इस पर कई रिसर्च हुए हैं और यहां से प्रश्न भी आते हैं। पूछ देगा दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है, या संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया? पित्रादुरा किया है। पित्रादुरा, जिसको संगमरमर की पतली पिचकारी कहते हैं, पित्रादुरा। इसका प्रयोग सबसे पहले एतमातुद्दौला के मकबरे में, जो नूरजहां के पिता थे एतमातुद्दौला, उनके मकबरे में जब आप आगरा जाएंगे कभी तो वहां देखेंगे पित्रादुरा का बहुत ही खूबसूरत प्रयोग किया गया। उनके मकबरे में पहली बार प्रयोग किया गया। इस तरह के कई प्रश्न आएंगे आपको। जैसे महाबलीपुरम का सप्त पैगोडा का मंदिर, जो एक ग्रेनाइट पहाड़ी के चट्टान को काटकर उसी से मंदिर भी बनाया गया, गर्भगृह भी बनाया गया, मूर्तियां भी बनाई गई, जो आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। तो यहां स्टोन का हम लोग स्टडी करते हैं, और स्टोन का स्टडी करने के लिए जो साइंस है उसे स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। ये तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गए। कोई पुराना भवन मिल गया खुदाई में, कोई स्मारक मिल गया, टेंपल मिल गया, मूर्तियां मिल गई, स्टैच्यू मिल गया, कुछ मेटल मिल गया, बर्तन मिल गया, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत आती हैं। और हम और आप दोनों जान चुके हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का टाइम पीरियड हम लोग कार्बन 14 डेटिंग और यूरेनियम 238 डेटिंग से पता चलाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है, खासकर उस टाइम पीरियड के इतिहास को जानने का, जिसके बारे में कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
अब दूसरा प्रमाण जो हम लोग देखेंगे सोर्स हिस्ट्री को जानने का, उसको हम रिटन एविडेंस या लिखित प्रमाण के अंतर्गत रख सकते हैं, रिटन सोर्स के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसको लिखित प्रमाण कहते हैं। मैंने पहले भी चर्चा की कि हमारे देश में इतिहास लेखन की परंपरा तो भले नहीं रही, लेकिन संपूर्ण विश्व को अध्यात्म से, इंटेलेक्चुअलिटी से परिचित कराने वाला आप ही का देश है। हमारे ही देश के शास्त्र हैं, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो रिटन एविडेंस को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस बुक्स, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हमारे यहां इतिहास लेखन की परंपरा तो भाई रही नहीं, तो जो धार्मिक किताबें हैं वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हिस्ट्री को जानने का। जैसे वेद है, चारों वेद, अब आगे के पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजन, इकोनॉमी, इन तमाम चीजों के बारे में, आर्य लोग कैसे थे, कहां से आए, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, ये तमाम जानकारी कहां से मिली? तो ऋग्वेद से मिली। ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लामिक राज्य का कंसेप्ट कैसे बना, किसे पैगंबर का नगर कहा जाता है, मदीना को पैगंबर का नगर क्यों कहा जाता है, इन तमाम बातों की जानकारी, खलीफा के बारे में, किसी मुस्लिम शासक को सुल्तान तो किसी मुस्लिम शासक को बादशाह क्यों कहा जाता है, ये तमाम कंसेप्ट आपको प्राप्त होगा जब आप कुरान शरीफ के विषय में जानेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ये सारी धार्मिक किताबें। 600 बीसी में 16 महाजनपद, बड़े बड़े राज्य का निर्माण हुआ, इसकी सूचना हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, सबसे ऑथेंटिक सूचना हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो हमारे देश में जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो भी इतिहास को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। और दूसरा कैटेगरी में हम लोग उन साहित्य को रखते हैं जो नॉन रिलीजियस बुक्स है, अर्थात धर्मेतर साहित्य है। ऐसे कई किताबों की रचना हर एक युग में हुई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस में लिखी गई किताब है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, जो लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई पहली किताब नहीं है, बल्कि संस्कृत व्याकरण में लिखी गई भारत की पहली पुस्तक है। वेद पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक यास्क मुनि द्वारा रचित निरुक्त है। हर एक युग में ऐसे पुस्तकों की रचना हुई और वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है इतिहास को जानने का। तो रेस्ट जितने भी जो धार्मिक साहित्य से अलग साहित्य हैं उसको हम लोग नॉन रिलीजियस बुक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे कैटेगरी में हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण को लिखते हैं, रखते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, कई विदेशी यात्री भारत आए। मेगास्थनीज जो राजदूत बन के आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसने इंडिका लिखा। हालांकि इंडिका अभी वर्तमान में नष्ट हो चुका है, लेकिन कई तत्कालीन विद्वानों ने इंडिका को पढ़ा और अपने पुस्तक में इंडिका के बारे में लिखा, जिससे हमें पता लगा कि इंडिका में क्या क्या बातें हैं। फाहियान भारत आया, वेनसांग आया, इत्सिंग आया, वांग वेत्सने आया, इब्न बतूता आया, बारबोसा आया, सुलेमान आया। ऐसे कई यात्री भारत आए, यहां प्रवास किया, यहां के बारे में जो देखा, सुना, लिखा, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हिस्ट्री को जानने का। तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि इतिहास को जानने का क्या स्रोत है, तो आप बता देंगे कि पुरातात्विक प्रमाण और लिखित प्रमाण के आधार पर ही हम इतिहास की विवेचना कर पाते हैं। यह बात तो क्लियर हो गई। और इन स्रोतों के आधार पर, इन स्रोतों के आधार पर, सोर्स के आधार पर इतिहास को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला प्री हिस्ट्री,
जिसको प्राक इतिहास कहते हैं। 3000 बीसी से पहले, 3000 बीसी से पहले का जो टाइम पीरियड है उसे प्राक इतिहास कहा गया, जिसे नॉर्मली हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। आदि मानवों का इतिहास। मानव रूपी जानवर आम जानवरों से अलग है, क्योंकि मानव के अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति है, जो नहीं है उसको जानने की इच्छा और उत्कंठा। यही तो परिवर्तन को जन्म देता है। मानव जीवन में लगातार परिवर्तन आता चला गया। जो प्रारंभिक अवस्था थी वो पाषाण युग था, जो कि आदिम अवस्था थी। लेकिन आज देखिए कितना सभ्य है मनुष्य, मानव जीवन। इसमें करोड़ों करोड़ वर्ष लग गया। उसके पीछे एक ही कारण है कि मानव रूपी जानवर आम जानवरों से अलग होता है, उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो प्राक इतिहास में हम लोग नॉर्मली स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। 3000 बीसी टू 600 बीसी का टाइम पीरियड आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस टाइम पीरियड के इतिहास को जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल और रिटिन एविडेंस दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन रिटिन एविडेंस को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए। जैसे अगर प्रश्न पूछ दे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस इतिहास की श्रेणी में आता है, तो प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी, जो कि एक पिक्टोग्राफ था, चित्राक्षर लिपि थी, जो पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जिस लिपि का नाम ब्रॉस्टोफेंडम स्क्रिप्ट है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए यह टाइम पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री कहा गया। और तीसरा, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। और यह ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है 600 बीसी से। 600 बीसी से यह काल जो है वह प्रारंभ हो जाता है कि कई पुस्तकों की रचना इस युग में हुई। जो प्राचीनतम लिपि थी आर्यों की ब्राह्मी लिपि, उसको भी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया, तो कई तरह की सूचनाएं हमें मिलनी प्रारंभ हो गई। इसलिए ऐतिहासिक काल भारत में प्रारंभ माना जाता है 600 बीसी से। आज आप लोगों को मैंने हिस्ट्री के कंसेप्ट को बताया, प्रारंभिक कंसेप्ट को, और आपका सिलेबस शुरू होगा एंशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारत के इतिहास से। और यह पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं, आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, दूसरों से बेहतर साबित होना होगा। और इस दिशा में जैन रोजगार क्लासेस आपके लिए पूरी तरह से संकल्पित है। मैं एसके ठाकुर आज के क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, और अगले क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।